हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी गास दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज एक बार फिर से अब वही टेक्निकल इश्यूज के चलते वापस हमें टैबलेट पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट खैर करते हैं अपने करंट अफेयर कमेंट्री कंटिन्यू। हम लोग पिछली क्लासेस में लगभग ऑलमोस्ट 17 एक क्लास हुई है अपनी, जिसमें लास्ट वाली क्लास में कल हमने एक बात की थी, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड, जिसके अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिजेस की लीगैलिटी थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि अभी भी भारत में ये सेम सेक्स मैरिजेस जो है वो लीगल नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आज के हमारे करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान की। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान क्या है? एक मिशन आया था थोड़े टाइम पहले, पीएम मत्स्य संपदा योजना, एक योजना आई थी, स्कीम थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस लिए थी? फिशरीज की, जो एक हम लोग कह सकते हैं कि फिशरीज का जो सेक्टर है उसके अंदर फार्मर्स की इनकम को डबल करना, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो स्कीम आई थी। अब उसी का एक और उसी से जुड़ा हुआ एक अभियान MSJA मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान। इट्स एन आउटरीच प्रोग्राम दैट एम्स टू रीच फिश फार्मर्स एंड 3477 कोस्टल विलेजेस। ये सारा डेटा तो चलो ठीक है, काम का नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है फिशरीज से संबंधित है। मत्स्य संपदा जो अपने जागरूकता अभियान है मछली पालन से संबंधित है। इट डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट 9 years ऑफ अचीवमेंट्स इन द फिशरीज सेक्टर। ये भी सही बात है। जागरूकता अभियान है, एक तो जैसे कि नाम में स्पष्ट हो रहा है, तो जागरूकता अभियान है तो पिछले 9 सालों में फिशरीज सेक्टर के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में बात करता है। 9 साल का क्या लॉजिक है? क्योंकि ये जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, ये 2014 में बनी थी और इसके 9 साल हो चुके हैं। इन्होंने बेसिकली उसी चीज को क्राइटेरिया बनाया है और 9 साल का जो पिछले रिकॉर्ड है फिशरीज सेक्टर के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो सारी की सारी मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान के दौरान बताई जाएगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये अभियान 6 मंथ का कैंपेन है, टोटल 6 महीने चलेगा। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये मछली पालन मंत्रालय है, नोट कर लीजिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये इस मंत्रालय का नाम रख लीजिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मछली पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर ये जो हमने स्कीम की बात की थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो ओरिजिनल स्कीम थी, ये फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब कि जो मेन स्कीम है और उसके अराउंड अलग अलग स्कीम्स आती रहती है। जैसे कि ये मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान जो है ये इसी का एक कंपोनेंट बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा वो लार्जर योजना है जिसके अधीन ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो ये मत्स्य संपदा योजना क्या है? इट केम एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर, वापस वही बात कि मत्स्य पालन जो सेक्टर है उसी सेक्टर के लिए, उस विभाग के लिए आया था और सतत विकास के लिए। मेन एम इसका वही था, टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर्स एंड फिशर्स इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन। नील क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किया गया था। और बात थी कि पीछे एक नारा था भारत सरकार का, 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि फिशरीज सेक्टर को प्रमोट किया जाए, जिससे किसान ना सिर्फ खेती करे बल्कि खेती के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा भी अपनी इनकम बढ़ाए और एक तरह से एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो किसान का। उसके लिए ये सारी चीजें आई थी, जिसमें मत्स्य पालन पे भी ध्यान दिया जा रहा था, बी कीपिंग, मधुपालन, मधुमक्खी पालन जो है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया था, प्रोग्राम्स आए थे। बट बात वही है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, चबाने की ओर। तो 2022 तक वो इनकम डबल हो नहीं पाई और अब वो नारा भी छोड़ दिया गया, किसी की अकाउंटेबिलिटी भी कुछ ज्यादा फिक्स नहीं हुई। तो 2020 में लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये याद रखना है आपको। और इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम, जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने, विद 2 सेपरेट कंपोनेंट्स। इसके 2 सेपरेट कंपोनेंट है। एक तो है इसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंपोनेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है कि जहां पर मैक्सिमम जो अलोकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है रिसोर्सेज का, मतलब कि पैसा जो है ज्यादातर सारा का सारा ऑलमोस्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार देती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है उनके अंदर भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पैसा देती है। ऐसी स्कीम्स को बोला जाता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम के अंदर 90:10 का रेशियो रहता है मोस्टली, या कई बार 100% भी हो जाता है कि 90% जो है हिस्सा केंद्र सरकार देती है। और स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 60:40 का हो जाता है। PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इसको सारे स्टेट, सभी राज्यों और सारी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल के लिए इसको क्रियान्वित किया जाना है, 2020 से 2025 तक। 2020-21 का सेशन, उसके बाद लास्ट सेशन इसका रहेगा 2024 से 25 तक का। कुल मिला के बात यह है कि हमने अभी पीछे जो देखा मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान,
ये 6 महीने का मिशन है और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये 5 साल का मिशन है, 5 साल की इसकी टोटल ड्यूरेशन है। आगे बढ़ते हैं, डोगरा आर्किटेक्चर। ये डोगरा आर्किटेक्चर क्या है? डोगराज कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिलेट कर सकते हो आप। वहां पर एक डायनेस्टी हुई थी, वंश हुआ था, और उन्हीं से संबंधित जो उनका आर्किटेक्चर है, डोगराज के टाइम पे जो भवन निर्माण कला देखी गई, उसी के लिए डोगरा आर्किटेक्चर शब्द उपयोग हो रहा है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड द कश्मीर चैप्टर ऑफ इंटेक हैव जॉइंट हैंड्स टू कंजर्व वर्नैक्युलर एलिमेंट्स ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर। सीधी सी बात है कि कश्मीर का जो ये स्थापत्य कला है, कश्मीर की लोकल स्थापत्य कला को संरक्षण देने के लिए एक नया प्रोग्राम चला है, एक नया मिशन चला है। और किसने चलाया है? श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कश्मीर चैप्टर ऑफ इंटेक ने मिलकर एक संरक्षण मिशन चलाया है। किसके लिए? कश्मीरी आर्किटेक्चर के लिए। तो कश्मीरी आर्किटेक्चर का सबसे एक डिस्टिंक्ट स्टाइल अगर बोला जाए तो वो था डोगरा आर्किटेक्चर, जिसकी हम लोग इधर अभी बात करने वाले हैं। डोगरा आर्किटेक्चर क्या है? इट फॉर्म्ड इन जम्मू वेयर कल्चर्स मिक्स्ड टुगेदर। जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर ये ग्रो हुआ, ये आर्किटेक्चर किस वंश के दौरान हुआ? डोगरा वंश के दौरान। डोगरा डायनेस्टी हिंदू वंश था, ये हिंदू राजपूतों का एक राजवंश रहा है उधर जम्मू कश्मीर में। 1846 से 1947 तक इन्होंने राज किया। ऑलमोस्ट 99 सालों तक इनका एक राजवंश चला। 47 में हम आजाद हुए, महाराज हरि सिंह राज कर रहे थे, और वहां पे कश्मीर का जो इशू हुआ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान, वो हम लोगों को सबको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन डिस्कस करेंगे, पार्टीशन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कश्मीर का मुद्दा भी। तो वो सारी चीज उधर डिस्कस करेंगे कभी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। ये डोगरा आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो मुबारक मंडी है ये हब ऑफ डोगरा कल्चर अंटिल 1947 विद द झरोखा स्टाइल ऑफ बालकनी। यहाँ पर झरोखा स्टाइल ऑफ बालकनीज मिलती है मुबारक मंडी के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज है महाराजागंज। महाराजागंज क्या है? मार्केट एरिया, बाजार है, और डोगरा आर्किटेक्चर इधर दिखता है। कॉलोनियल और वर्नेकुलर आर्किटेक्चर के साथ मिक्सअप हुआ दिखता है। तो एक मिक्स है ये। वर्नेकुलर मतलब लोकल, यहाँ का जो डोगरा आर्किटेक्चर यानी जम्मू कश्मीर का लोकल आर्किटेक्चर था, उसके साथ कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के समय की स्थापत्य कला जब मिक्स होकर दिखती है तो ये महाराजागंज के मार्केट के अंदर दिखाई देती है अपने। एक है रानी चरक महल। ये रानी चरक महल क्या है? इट्स अ महल विद अ फिनोमिनल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स। वापस उसी का डोगरा का एग्जांपल है। तो आपको बस याद रखने हैं मुबारक मंडी, महाराजगंज या रानी चरक महल, इन सारी जगहों पे डोगरा आर्किटेक्चर अपने को दिखता है। डोगराज डायनेस्टी ने जो रूल किया वो किया 1846 से 1947, जैसा कि आपको मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। एंड महाराजगंज के बारे में ये जो बाजार मैंने बात की थी अभी, कि जो डोगरा आर्किटेक्चर के एग्जांपल के रूप में हमने बात की अभी, इसके बारे में थोड़ी सी और डेप्थ में बात करते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह थे, डोगरा डायनेस्टी के राजा थे कश्मीर के। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था महाराजगंज टू प्रोवाइड फिलिप टू कश्मीर ट्रेड एंड कॉमर्स। कश्मीर में व्यापारिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इस बाजार का निर्माण कराया गया था। और महाराजा रणबीर सिंह के नाम से आपको एक और चीज याद आ रहा होगा, रणबीर पीनल कोड। यस, हम लोगों ने अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 370 रिमूव किया है कश्मीर से। 370 से पहले क्या था कि भारत में लगता था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, कश्मीर में लगता था रणबीर पीनल कोड। जाके सर्च करिएगा क्या है रणबीर पीनल कोड, इन्हीं से संबंधित था। नोट करिएगा, आप देखिएगा, थोड़ा गूगल करिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, कुछ होमवर्क लेके जाइए इधर से, नोट करिएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा क्या पता चला आपको रणबीर पीनल कोड के बारे में। इन्हीं से संबंधित था, इतना हिंट मैं दे देता हूँ। तो रणबीर पीनल कोड जरूर सर्च करिएगा। महाराजागंज का मार्केट जो है, इट हैज मिक्स ऑफ वर्नाक्युलर एंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर, जैसा कि पहले बात की हमने। मोस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन तक और धज्जी रेवाड़ी स्टाइल। ये इनका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो नोट रखिएगा, तक और धज्जी देवाड़ी स्टाइल। The market once housed Khatri business people who introduced a different lifestyle to the city. Maharajaganj's strategic location along the banks of Jhelum River rendered it an attractive destination for traders from diverse locations from Kashmir. बात यह है झेलम के किनारे ये महाराजागंज नाम का जो अपना बाजार है, इसको डेवलप किया गया है। और चूंकि लोकेशन इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से महाराजगंज बड़ा फला फूला रहा है। इकोनॉमिकली एक सेंटर ऑफ जम्मू कश्मीर की ट्रेड एंड कॉमर्स रहा है महाराजगंज कोई टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, महाराजगंज याद रखिएगा। डोगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ। अब एक अगला अपना करंट अफेयर है आज का, आरबीआई ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो है ये न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि आरबीआई ने डिक्लेयर किया दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो व्यक्तिगत
पर्सनल कैपेसिटी में कोई इन्वेस्टर हो, दे कैन नाउ सब्सक्राइब टू FRSBs थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। आरबीआई का पोर्टल है ये, कौन सा? RDP, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। इस रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू लोग जो हैं अब FRSBs को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या है ये FRSBs यानी फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड? ये FRSBs क्या है? इंटरेस्ट बेयरिंग नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स है। बेसिकली बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जो एक तरह के अनुबंध पत्र होते हैं, अनुबंध पत्र जिनके अंदर सरकार गारंटी लेती है। इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। विच आर रीपेबल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो FRSBs क्या है? आपको क्या याद रखना है? सिंपल चीज याद रखनी है आपको FRSBs के बारे में कि इंटरेस्ट बेरिंग है, इंटरेस्ट मिलेगा, नॉन ट्रेडेबल है, मार्केट से बाहर आप ट्रेड नहीं कर सकते इसको। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया, आपने खरीद लिया और उसके बाद आप किसी और को ट्रेड करते जा रहे हो, वो नहीं होगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा, नॉन ट्रेडेबल है। मतलब नॉन ट्रेडेबल होने का मतलब कि काइंड ऑफ FDs की तरह। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आप फिक्स डिपॉजिट आपको करवानी ही पड़ेगी, वो जब मैच्योर होगी उसके बाद आप विड्रॉ करोगे। अगर पहले भी कर सकते हैं बट पहले करोगे तो आपको नुकसान होता है। तो बेसिकली उसी तरह से ये FRSBs जो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के बारे में सिंपल चीज याद रखोगे, इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नॉन ट्रेडेबल है कि इनको बाहर से आप व्यापार या इनके साथ इनको ट्रेड नहीं कर सकते। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और रीपेबल होंगे एक्सपायरेशन पे 7 साल की, 7 साल की वैलिडिटी के साथ आएंगे। 7 साल के बाद आप इनको विड्रॉ कर सकते हो, ये वापस आपको पेमेंट दिलाएंगे। तो ये FRSBs हैं। और नया अगर हम लोग देखें कि क्या हुआ है इनके अंदर, आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि अब से इंडिविजुअल्स यानी मैं और आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी के अंदर FRSBs को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरबीआई का पोर्टल है डायरेक्ट पोर्टल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल RDP, उसके थ्रू हम लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग करंट अफेयर एक आ रहा है अभी, पुरी जगन्नाथ टेम्पल के रत्न भंडार के बारे में। एक डिमांड चल रही है टू ओपन द रत्न भंडार गेंड रत्न भंडार जो है उनके बारे में, पुरी जगन्नाथ टेम्पल के रत्न भंडार। रत्न क्या होता है? ऑर्नामेंट्स। तो रत्न जो स्टोर्ड हैं उधर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, उनको खोलने के लिए, वहां के स्टोर्स को खोलने के लिए एक डिमांड चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चैम्बर के लिए, जहां पे जिस चैम्बर में ये स्टोर्ड है, उसकी रेपरेशन के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक रिक्वेस्ट डाली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स में से एक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से एक। कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा मुझे, अगर इधर के जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कभी यूट्यूब पे अपनी क्लास देखी होगी उनको ये आइडिया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। उसको हम लोग इंडिया में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोला जाता है। कौन है वो आदमी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक अंग्रेज थे, इतना हिंट मैं दे देता हूँ, और 1860 के अराउंड बताइएगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए याद आए तो। हाँ, तो रत्न भंडार के अपने करंट अफेयर पे वापस आते हैं कि ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट डाली है कि हम लोग पूरी जगन्नाथ टेम्पल का जो रत्न भंडार है उसको खोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैम्बर को रिपेयर की जरूरत है, कंजर्वेशन की जरूरत है, इसलिए। लेकिन इशू क्या है? रत्न भंडार के अंदर पड़ा है बहुत कुछ। पूरी जगन्नाथ मंदिर के खुद की जो वेल्थ है, अनअकाउंटेड वेल्थ भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, ये गवर्नमेंट के पास इतने रिकॉर्ड नहीं रहते। और उस रत्न भंडार में कितना कुछ पड़ा है, ये चीजें अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर हैं। तो अब ASI ने रिक्वेस्ट की है रिपेयर की, देखते हैं मिलती है कि नहीं, लेकिन डिमांड तो बड़ी हुई है। द रत्न भंडार इज द ट्रेजरी ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेम्पल इन ओडिशा। रत्न भंडार याद रखिएगा ये नाम, इसलिए कि उड़ीसा का जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है वहां की ट्रेजरी है। ट्रेजरी यानी खजाना, वहां का खजाना है। द प्रेशियस ऑर्नामेंट्स ऑफ सिबलिंग डेटीज लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा एंड गॉडेस सुभद्रा given by the devotees and erstwhile kings over centuries are stored in this 12th century shrine। 12वीं सदी के इस मंदिर के अंदर आपको दिखता है कि लॉर्ड जगन्नाथ का तो मेन टेम्पल ही है जिनके नाम पे है। जगन्नाथ विष्णु के लिए नाम यूज किया जाता है, और कृष्ण के लिए, बेसिकली कृष्ण के भाई थे, आपको याद हो तो बलराम, बालभद्र बोला गया इनको इधर। और गॉडेस सुभद्रा, सुभद्रा क्या थी? कृष्ण की सिस्टर थी, कृष्ण की बहन थी, जिनका विवाह करवाया गया था अर्जुन के साथ। तो इन तीनों की जो प्रेशियस ऑर्नामेंट्स है, कि जो इनके प्रेशियस आभूषण है, कीमती आभूषण जो लोगों ने दान किए हैं, 12वीं सदी से लेकर अब तक राजाओं ने दान किए हैं, वो सारे इस ट्रेजरी के अंदर स्टोर्ड हैं। और डिमांड उठ रही है कि इस ट्रेजरी को खोला जाए। तो इट इज लोकेटेड विद इन द टेम्पल एंड इट हैज 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स है इसमें। एक है बोला जाता है भीतर भंडार,
और एक बोला जाता है बाहर भंडार। भीतर भंडार यानी इनर चैम्बर, हिंदी के अंदर ये भीतर नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, और दूसरा है बाहर भंडार यानी आउटर चैम्बर। द लास्ट इन्वेंट्री ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरीज इन द रत्न भंडार वाज मेड इन 1978। अंतिम बार 1978 के अंदर इसमें लास्ट इन्वेंट्री की गई थी कि इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी को काउंट किया गया था, थोड़ा बहुत ऐड किया गया था उसके अंदर। तो 1978 में लास्ट टाइम इसके साथ छेड़खानी हुई थी। आउटर चैम्बर्स इज ओपन रेगुलरली टू फेच ऑर्नामेंट्स फॉर द डेटीज, बट द इनर चैम्बर हैज नॉट ओपन इन द पास्ट 38 ईयर्स। आउटर चैम्बर को तो खोल लेते हैं, बाहरी चैम्बर जो हम लोगों ने बताया बाहर भंडार, लेकिन इनर चैम्बर को पिछले 38 सालों से खोला नहीं गया है। जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी in Odisha is a revered temple where Lord Krishna is worshipped as Lord Jagannath। जैसा कि मैंने आपको बताया लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है। लॉर्ड जगन्नाथ इज प्रेजेंट इन दिस टेम्पल अलोंग विद एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई बलभद्र, बल आप जिनको दाऊ के नाम से बोला करते थे कृष्ण उनको। और ये आपने स्टोरी सुनी होगी अपनी इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर, आप बलराम के बारे में सुनते हो, कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र और उनकी एक यंगर सिस्टर, उनकी छोटी बहन गॉडेस सुभद्रा। इन सब की जो मूर्तियां हैं इस टेंपल में प्रेजेंट है। और सुभद्रा का विवाह किससे हुआ था? अर्जुन से हुआ था। मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी याद रखनी होती है कई बार, क्योंकि आपको ये कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। कल्चर से संबंधित, अब जैसे मान लीजिए पुरी के जगन्नाथ टेंपल का आपको क्वेश्चन मिलता है, तो यहाँ पर किन गॉड्स और गॉडेसेस की स्कल्पचर्स है, कौन सी मूर्तियां हैं, तो वो आपको आइडिया एक होना चाहिए। याद रखिएगा, कृष्ण है इधर, बलराम है, और उसके अलावा इनकी सिस्टर सुभद्रा है। सुभद्रा का विवाह हुआ था अर्जुन से। और नोट करिए आगे आगे आप एक चीज देख सकते हो कि इट इज अ सर्कुलर टेंपल। ये याद रखिएगा, इस टेंपल की विशेषता है कि सर्कुलर टेंपल है, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द कच्छप-घट डायनेस्टी। हिंदी में नोट कर लीजिए, कच्छप-घट वंश जो है यहाँ का लोकल उड़ीसा का वंश, यहाँ से कच्छप-घट वंश के समय पे इसको 12th सेंचुरी के आसपास वहां पर इसका निर्माण हुआ था। इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का अकेला सर्कुलर, गोलाकार सर्कुलर टेंपल, वृत्ताकार टेंपल अकेला है भारत का, तो ये याद रखिएगा जरूर। और पुरी जगन्नाथ टेंपल के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा और चैरियट फेस्टिवल। बिल्कुल, यात्राज निकलते हैं जो, और इनका रथ फेस्टिवल होता है, उसके लिए जाना जाता है। द टेंपल इज वन ऑफ द 4 ग्रेट चार धाम पिलग्रिमेज साइट्स। चार धाम जो अपने मेन हिंदू धर्म के अंदर साइट्स हैं, चार धाम पिलग्रिमेज के लिए, उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए, और पिलग्रिमेज साइट्स के रूप में इसको तीर्थ स्थलों के लिए, 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में जिनके लिए हम लोग 4 धाम शब्द यूज करते हैं, उसमें एक है अपना पुरी का जगन्नाथ टेंपल। बाकी के 3 कौन से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द टेंपल्स डिजाइन इज बिलीव्ड टू हैव इंस्पायर्ड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। यस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर में, इसलिए क्योंकि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, ऐसा बोला जाता है कि इसने इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इंस्पायर किया। द टेंपल इज कॉल्ड द व्हाइट पैगोडा, इसको सफेद पैगोडा बोला जाता है। साइन एट द लायंस गेट, मेन एंट्रेंस जो है ऑफ द टेंपल स्टेट्स ओनली हिंदूज आर अलाउड। यहाँ पर एक और ये स्टेटमेंट है, सिर्फ हिंदुओं को अनुमति है अंदर प्रवेश की। इसके मेन गेट पर, लायंस गेट जिसको बोला जाता है, सिंह द्वार के ऊपर टेंपल के लिखा हुआ है ओनली हिंदूज आर अलाउड। और टेंपल का डिजाइन इंडियन पार्लियामेंट को इंस्पायर करता है। और ये हमारा आज का करंट अफेयर था। पुरी के जगन्नाथ टेंपल के बारे में जो बातें हमने की, याद रखिएगा कि एक तो पहली बात कि इंडिया का अकेला सर्कुलर टेंपल है, बिल्कुल याद रखिएगा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक डिमांड उठी है एएसआई की तरफ से इसके भंडार ग्रहों को खोलने के लिए, रत्न भंडार जो शब्द उपयोग किया जा रहा है, रत्न भंडारों को खोलने के लिए। तो ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा, व्हाइट पैगोडा भी बोला जाता है इसको। हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक है, और इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन इससे इंस्पायर्ड है। ये सारे तरह के फैक्ट्स आप इसके बारे में याद रखेंगे। कौन कौन से देवताओं की मूर्तियां हैं? कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है, उसके अलावा बलभद्र, बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उनकी मूर्ति है। उसके अलावा सुभद्रा जो इनकी बहन थी, उसकी भी मूर्ति इधर है। और उन्हीं के लिए ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं जो इधर के रत्न भंडार के अंदर स्टोर्ड हैं, जिनकी खोलने की डिमांड एएसआई द्वारा आई है। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। जो भी आपका फीडबैक हो, कैसे लग रही है क्लासेस, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे। ये वीडियो की जो पीडीएफ होगी आपको अभी मिल जाएगी। सृष्टि क्लासेस नोहर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए, सामने आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर विजिट करिए। और भी बहुत काम की चीजें आपको वहां पर दिखेगी, जाइए और चेकआउट करिए उसको। और अगर लगे कि हाँ ठीक है क्वालिटी कंटेंट है,
तो आकर अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर, टेलीग्राम पर अप्रिशिएट कीजिए, अपने साथियों से और जुड़वाइए वीडियोस को और इन हमारे चैनल को, पूरी प्लेलिस्ट्स को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।